2025 की गर्मियों में सैन्य विशेषज्ञों ने अनुमान लगाया कि रूस यूक्रेन युद्ध में जल्द ही हर रात 1000 से अधिक लंबी दूरी के ड्रोन दुश्मन पर भेज सकेगा। मेजर जनरल क्रिश्चियन फ्राइडिंग, जो जर्मन रक्षा मंत्रालय के योजना और कमांड स्टाफ के प्रमुख हैं, मेजर रॉबर्ट ब्राउडी, जो यूक्रेनी मानव रहित प्रणालियों बल के कमांडर है, और इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर, सभी ने अनुमान लगाया कि रूस नवंबर तक इस संख्या तक पहुंच सकता है। लेकिन ये खतरा कभी साकार नहीं हुआ। इसके बजाय इसका उल्टा हुआ। रात में लंबी दूरी के हमलों में भारी बढ़ोतरी यूक्रेन ने की, जिससे रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के लिए बड़ा संकट आ सकता है। 16-17 मई को यूक्रेन का मॉस्को और 13 अन्य क्षेत्रों पर हमला रूसी राजधानी पर उसके सबसे बड़े और सबसे अहम हमलों में से एक था। कई रूसियों के लिए यह युद्ध पहली बार उनके घर तक पहुंचा है। सरकार के लिए इसने अगले कदम की भविष्यवाणी करने और भी बड़े हमलों के खतरे और उनके बार बार होने की आशंका को लेकर एक हड़बड़ी मचा दी है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की द्वारा मॉस्को पर लगाए गए लंबी दूरी के हमलों ने हलचल मचाई है और आगे की स्थिति को प्रभावित कर सकते हैं। फ्रॉयड और ब्रोवडी को संतोष होना चाहिए कि उनकी भविष्यवाणी कि 1000 रूसी ड्रोन हर रात यूक्रेन में आतंक फैलाएंगे काफी बढ़ा चढ़ाकर निकली है। रूस शायद सिर्फ एक बार उस संख्या तक पहुंचा है। 14 और 15 मई की रातों को रूस ने यूक्रेन पर 1560 से अधिक ड्रोन दागे, जिसमें हमले का अधिकांश हिस्सा 14 मई की रात को हुआ। जनवरी से हर रात हमले करने वाले ड्रोन की संख्या वाकई बढ़ रही है, लेकिन ये कहीं भी 1000 प्रति रात के आंकड़े के करीब नहीं है। उस महीने में औसतन 143 ड्रोन छोड़े गए। इसके बाद फरवरी में औसतन 180, मार्च में 197 और अप्रैल में 240 ड्रोन छोड़े गए। मई के दौरान दैनिक औसत लगभग 185 तक गिरता हुआ दिख रहा है, क्योंकि रूस अब हर रात बड़े पैमाने पर हमले करने के बजाय कम बार बड़े हमलों के लिए ड्रोन जमा कर रहा है। लेकिन ये शुरुआती अनुमानों से काफी अलग है, खासकर जब दूसरी तरफ यूक्रेनी लंबी दूरी के हमले तेजी से बढ़ रहे हैं। और अब यूक्रेनियन नहीं है जो नियमित 1000 ड्रोन हमलों की संभावना को लेकर चिंता कर रहे हैं, बल्कि रूसी है। वह संख्या अभी भी दूर हो सकती है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि रूस पर छोड़े जा रहे यूक्रेनी ड्रोन और इसके विपरीत दोनों के बीच का अंतर तेजी से कम हो रहा है। 2025 में यूक्रेन के लंबी दूरी के हमलों में 5 गुना इजाफा हुआ। मार्च तक उन्होंने न केवल रूसी हमलों की औसत दैनिक संख्या की बराबरी की, बल्कि उसे पार भी कर लिया। औसतन 230 से अधिक हमले प्रतिदिन किए। अब छोड़े गए ड्रोन की संख्या अहम है। अगर उन्हें मार भी दिया जाए तो वे कीमती वायु रक्षा मिसाइलों का इस्तेमाल करवा देते हैं। रूस भी यूक्रेन की तरह दावा करता है कि वह 90% से ज्यादा ड्रोन गिराता है, लेकिन यूक्रेन के विपरीत रूस अभी भी मुख्य रूप से यूक्रेन के लंबी दूरी के स्ट्राइक ड्रोन को मार गिराने के लिए वायु रक्षा मिसाइलों का ही इस्तेमाल कर रहा है। और जैसा कि हम बाद में देखेंगे, ये पेड़ों पर नहीं उगते। लेकिन गिराए गए ड्रोन की संख्या से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है उन लक्ष्यों की रेंज जिन्हें वे मार सकते हैं, और उन ड्रोन की संख्या जो बच निकलते हैं और अपने लक्ष्यों को सफलतापूर्वक निशाना बनाते हैं। इन दोनों मामलों में यूक्रेन के हमलों की प्रभावशीलता बढ़ रही है। खासकर यूक्रेनी ड्रोन अब मॉस्को में नियमित नुकसान पहुंचा रहे हैं। इस ग्रह पर अक्सर देशों की संपत्ति और शक्ति राजधानी के आसपास केंद्रित होती है, लेकिन मॉस्को और रूस इसमें खास है। अमेरिका में रहने वाली रूसी मूल की लेखिका एल्वीरा बागी ने हाल ही में लिखा कि मॉस्को रूस का राजनीतिक और भावनात्मक केंद्र है। सीमा क्षेत्रों ने वर्षों से युद्ध को कहीं अधिक करीब से झेला है। बेलगोरोद, कुर्स्क, ब्रायंस्क और अन्य क्षेत्रों में धमाके सुनाई दिए, आग लगी, निकासी हुई और लोगों को लगा कि मोर्चा मनोवैज्ञानिक रूप से और करीब आ रहा है। वह लिखती है कि वहां के लोगों के लिए युद्ध कभी पूरी तरह से अमूर्त नहीं था। वह कहते हैं कि रूस में क्षेत्रों की देश के संचालन में भूमिका नहीं है, सारी शक्ति मॉस्को में है। ऐसी व्यवस्था में बाहरी इलाकों का दुख सिर्फ शोर बन जाता है। ड्रोन के मॉस्को हवाई क्षेत्र में पहुंचते ही भावनात्मक संतुलन बदल जाता है, क्योंकि मॉस्को को सुरक्षित माना जाता था। इस महीने यूक्रेन के मॉस्को पर बड़े हमले ने साबित कर दिया कि वह सुरक्षित ठिकाना अब सुरक्षित नहीं रहा, जिससे मॉस्को वासियों
रूस के अन्य इलाकों और नेतृत्व के लिए सब कुछ बदल गया। यूक्रेन के मास्को पर हमलों ने रूस में स्थिति को बुनियादी रूप से बदल दिया है। इसका पक्का सबूत इस हफ्ते रूसी इंटर रीजनल पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पायलट्स एंड एयरक्राफ्ट ओनर्स, जिसे संक्षेप में AOPA कहा जाता है, की घोषणा है। इस घोषणा के अनुसार जून की शुरुआत में सिर्फ कुछ ही दिनों में मास्को एयर जोन या FIR में 16,732 फीट से कम ऊंचाई पर सभी नागरिक विमानों की उड़ानों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। नो फ्लाई जोन बेलारूस की सीमा से लेकर पश्चिम में पीटर्सबर्ग FIR, उत्तर में सेंट पीटर्सबर्ग FIR, उत्तर पूर्व में येकातेरिनबर्ग FIR, पूर्व व दक्षिण पूर्व में समारा FIR और रूसी संघ के दक्षिण में अस्थायी व्यवस्था तक फैला है। ऐसा परिणाम था जिसकी कल्पना 1 साल पहले बहुत कम रूसियों ने की थी। मॉस्को और रूस के केंद्र का निचला हवाई क्षेत्र अनिश्चित काल के लिए विमानों के लिए बंद कर दिया गया है। अब टेक ऑफ और लैंडिंग के समय को छोड़कर जो ऊंचाई निर्धारित की गई है, उसका मतलब है कि यात्री विमान अभी भी नो फ्लाई जोन के आसमान को सुरक्षित रूप से पार कर सकते हैं। नागरिक यात्री विमान आमतौर पर 30,000 से 42,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ते हैं, क्योंकि इससे ईंधन बचता है, खराब मौसम से बचाव और सुरक्षा मिलती है। नो फ्लाई जोन का मकसद विमानों को रोकना नहीं है। नो फ्लाई नियम में नियमित और चार्टर यात्री उड़ानों को हवाई अड्डों से आ जा सकने की छूट है। ये पाबंदियां चिकित्सा निकासी, स्वास्थ्य संबंधी विमानन, हवाई रासायनिक कार्य, बुनियादी ढांचे की निगरानी और सरकारी अनुबंधों के तहत उड़ानों पर लागू नहीं होंगी। तो ये कदम साफ तौर पर आसमान को खाली करने के लिए उठाए गए हैं, ताकि रूसी वायु रक्षा प्रणाली यूक्रेनी ड्रोन को बेहतर तरीके से गिरा सके। यूक्रेनी ड्रोन आमतौर पर 16,700 फीट से नीचे उड़ते हैं। अधिकांश यूक्रेनी लंबी दूरी के स्ट्राइक ड्रोन जैसे फायर पॉइंट FP, एक RS, एक बार्स और संशोधित यूजे 22 एयरबॉर्न 1,600 से 9,800 फीट की ऊंचाई पर काम करते हैं, जो कट ऑफ ऊंचाई से काफी कम है। इन निचली ऊंचाइयों पर उड़ान भरने से ड्रोन रडार से बच सकते हैं और S-400 और S-300 जैसे उच्च ऊंचाई वाले वायु रक्षा प्रणालियों से बच सकते हैं। रूस को अब पैंटसिर, टोर जैसी कम दूरी की प्रणालियों और दृश्य पहचान पर ज्यादा निर्भर होना पड़ता है, जो ड्रोन झुंडों के खिलाफ कम असरदार हैं। यह रूस के लिए बड़ी समस्या है, क्योंकि उसकी बहुस्तरीय वायु रक्षा प्रणाली कमजोर हो गई है और यूक्रेन के हर हमले से और कमजोर होती जा रही है। सिर्फ रूस ही नहीं, कमजोर वायु रक्षा प्रणाली की समस्या और भी जगह है। यूक्रेन युद्ध से मिली सबसे महत्वपूर्ण सीखों में से एक ये है कि पारंपरिक वायु रक्षा प्रणालियां जैसे अमेरिका की पैट्रियट प्रणाली, जर्मनी की IRIS-T और वास्तव में रूस की S-300 और S-400 ड्रोन रोधी प्रणालियों के रूप में व्यवहारिक नहीं है। ये महंगी प्रणालियां हैं जिनकी मिसाइलें बनाना लाखों करोड़ों डॉलर खर्च करता है। इन मिसाइलों के निर्माण में भी समय लगता है। ऐसी भारी रकम खर्च करना और अपने शस्त्रागार को खत्म करना व्यवहारिक नहीं है, जब आपको ऐसे ड्रोन गिराने हैं जिनकी लागत केवल दसियों हजार डॉलर है और जिन्हें हर महीने सैकड़ों की संख्या में बनाया जा सकता है। अमेरिका, इजराइल का ईरान के खिलाफ युद्ध यह उलझन और स्पष्ट कर देता है। पैट्रियट सिस्टम रूसी मिसाइल हमलों के खिलाफ प्रभावी साबित हुआ है। वास्तव में यह सिस्टम यूक्रेन की एंटी एयर मिसाइल रक्षा प्रणाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी से पहले ही यूक्रेन को पैट्रियट सिस्टम के लिए PAC-2 और PAC-3 मिसाइलें पर्याप्त नहीं मिल रही थी। आज वह जो भी थोड़ा बहुत मिल सकता है उसे पाने के लिए जद्दोजहद कर रहा है। मई की शुरुआत में यूक्रेनी वायुसेना के प्रवक्ता यूरी इग्नाट ने कहा था कि कुछ यूनिट्स और बैटरियों के लॉन्चर आधे खाली है। आपूर्ति समस्याओं के कारण हमें मिसाइलों की कमी मिल रहा है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन को NASAMS और IRIS-T सिस्टम्स के लिए सहयोगियों से एक बार में सिर्फ 5 से 10 मिसाइलें ही मांगनी पड़ी हैं। रूस ने 2025 में यूक्रेन पर 700 से ज्यादा मिसाइलें दागी, जिससे समस्या की गंभीरता साफ दिखती है। लेकिन रूसियों को भी वही समस्या है, हालांकि यह उतनी गंभीर नहीं है, कम से कम अभी तक तो नहीं। रूस को यूक्रेन की तुलना में कम लंबी दूरी की मिसाइलों का सामना करना पड़ा है। यूक्रेन नेपच्यून, फ्लेमिंगो व अन्य मिसाइलों का उत्पादन बढ़ा रहा है, इससे बदलाव तय है। लेकिन इस मामले में रूस की स्थिति
अपेक्षाकृत आसान रही है और वह अगर चाहे तो यूक्रेनी ड्रोन पर S-300 और S-400 मिसाइलें दाग सकता है। हालांकि जब एक मिसाइल की कीमत $3 लाख से लेकर $40 लाख तक है तो लंबे समय तक इन महंगी मिसाइलों को सस्ते ड्रोन पर दागना रूस के लिए भी उतना ही टिकाऊ नहीं है जितना यूक्रेन, अमेरिका या किसी और के लिए। यूक्रेन ने इस समस्या के समाधान के लिए घरेलू स्तर पर कई तरह की एंटी ड्रोन प्रणालियां विकसित की हैं और अमेरिका, जर्मनी, ब्रिटेन और स्वीडन जैसे साझेदार देशों में विकसित हो रही अनेक प्रणालियों के लिए एक इंक्यूबेटर के रूप में भी काम किया है। मुश्किल से ही कोई हफ्ता ऐसा जाता है जब कोई नई मोबाइल फायर सिस्टम, ड्रोन इंटरसेप्ट करने वाली प्रणाली, डायरेक्टेड एनर्जी सिस्टम या कोई और नवाचार पेश न किया जाता हो। रूस वैकल्पिक प्रणालियों में धीमा रहा और अब यूक्रेन के बढ़ते हमलों की भारी कीमत चुका रहा है। उसकी वायु रक्षा प्रणाली अभी भी अधिकांश यूक्रेनी ड्रोन को गिरा रही है, लेकिन जिन ड्रोन की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है उनके कारण उसकी रक्षा प्रणाली लगातार कमजोर हो रही है और अधिक से अधिक ड्रोन उसके बचाव को पार कर महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को नष्ट कर रहे हैं। क्या आप यूक्रेन से जुड़ी ताज़ा खबरों की गहराई से पड़ताल का आनंद ले रहे हैं? द मिलिट्री शो में हम रोजाना सैन्य और भू राजनीतिक खबरों पर अपडेट व विश्लेषण लाते हैं। अगर आप सिर्फ ये नहीं जानना चाहते कि क्या हुआ, बल्कि ये भी जानना चाहते हैं कि वो क्यों मायने रखता है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। यूक्रेनी विश्लेषकों ओबोस और इंफॉर्मेशन रेसिस्टेंस ने रूस की वायु रक्षा प्रणाली का विश्लेषण कर 4 कारण बताए कि यूक्रेन अब मॉस्को की वायु रक्षा को बेहतर तरीके से भेद पा रहा है। पहला कारण है कि वहां पर्याप्त वायु रक्षा प्रणाली नहीं है, जबकि रूस के पास दुनिया की सबसे व्यापक वायु रक्षा प्रणालियां हैं। वसंत 2026 तक मॉस्को 2 घने वायु रक्षा घेरे और शहर के भीतर कई ठिकानों और व्यापक मॉस्को क्षेत्र में विभिन्न एंगेजमेंट जोन से सुरक्षित है। कुल मिलाकर 4 स्तर की वायु रक्षा है। ओसिंट विश्लेषकों के अनुसार राजधानी व आसपास लगभग 130 वायु रक्षा स्थान तैनात है। आंतरिक घेरे की रीढ़ करीब 100 पैंटसिर S1 और कुछ टोर वायु रक्षा प्रणालियों से बनी है, जिन्हें यूक्रेनी ड्रोन और क्रूज मिसाइलों को रोकने के लिए तैनात किया गया है। इन्हें करीब 25 S-400 बैटरियों से मजबूत किया गया है, जो क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलें रोकती है। रूस भी यूक्रेन की तरह ड्रोन गिराने के लिए वायुसेना का इस्तेमाल करता है। यूक्रेन अपने F-16 और मिराज 2000 फाइटर जेट्स और Mi-817 और Mi-24 35 हेलीकॉप्टरों पर लगे गन और मिसाइलों का इस्तेमाल करता है। रूस भी यही करता है अपने Su-35, Su-30 SM और MiG-31 फाइटर जेट्स और Ka-52 और Mi-28 हेलीकॉप्टरों के साथ। ये हाल ही में AI योल्का, हाथ से दागे जाने वाले इंटरसेप्टर ड्रोन और हाईटेक एंटी ड्रोन सिस्टम जैसे जैक-30, सिटाडेल जुबा, टाइटन का बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू कर चुका है। और फिर भी इन सब के बावजूद 16 से 17 मई को दागे गए लगभग 10% यूक्रेनी ड्रोन फिर भी पार कर गए। यूक्रेनी आउटलेट ओबोस के अनुसार मॉस्को के चारों ओर 4 स्तर की वायु रक्षा और रूस में सबसे अधिक काउंटर मेजर्स के बावजूद ये सभी लक्ष्य रोकने में नाकाम रहीं। जैसा कि सामने आया, रक्षा में इतनी खामियां और कमजोरियां थीं कि बनाई गई परतों को तोड़ा जा सका। इसका कारण संभवतः यूक्रेनी OSINT टीमों द्वारा पहचाने गए दूसरे कारक से भी जुड़ा है। उनके पास गोला बारूद की कमी हो रही है। अप्रैल के अंत में यूक्रेनी सेना प्रमुख ओलेक्जेंडर सिरस्की ने कहा कि रूसी उत्पादन सुविधाओं पर व्यवस्थित हमले दुश्मन की वायु रक्षा क्षमताओं को और कमजोर कर रहे हैं, जो पहले ही यूक्रेनी मानव रहित प्रणालियों और प्रहारक साधनों का मुकाबला करने के लिए मिसाइलों की कमी झेल रही हैं। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया था, रूस द्वारा शहर के अंदरूनी हिस्सों की रक्षा के लिए मुख्य रूप से पैंटसिर सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन फरवरी में यूक्रेन ने घोषणा की थी कि उसने रूस के प्रमुख पैंटसिर सिस्टम में से आधे को नष्ट कर दिया है। रूसी सैन्य ब्लॉगर भी इन नुकसानों की पुष्टि कर रहे हैं। अप्रैल की शुरुआत में रूस के प्रमुख सैन्य ब्लॉगर राइबर ने लिखा, सिर्फ हवा में से दसियों हजार पैंटसिर मिसाइलें बनाना शारीरिक रूप से असंभव है, जो कमी की ओर इशारा करता है। चैनल ने बताया कि रूसी विमान भेदी मिसाइल बलों पर दबाव है और वे तेजी से गोला बारूद खर्च कर रहे हैं। राइबर ने कहा, रूस को यूक्रेन जैसी काउंटर ड्रोन रणनीति अपनानी चाहिए, जिसमें मोबाइल फायर ग्रुप्स और अवरोधक ड्रोन दल शामिल हों।
योल्का और अन्य प्रणालियों की शुरुआत से लगता है कि रूसी सैन्य औद्योगिक परिसर के कुछ हिस्से भी ऐसा ही मानते हैं। लेकिन क्या यह बहुत कम, बहुत देर से वाला मामला साबित होगा? तीसरा पहचाना गया कारक वो है जिसे बोज्रो वार्टेल तकनीकी पिछड़ापन कहता है। वे कहते हैं कि कुछ रूसी वायु रक्षा प्रणालियों, खासकर पैंटसिर में फायर कंट्रोल सिस्टम, गाइडेंस, रडार, लक्ष्य की पहचान, ट्रैकिंग और उसे नष्ट करने में समस्याएं हैं। वे लिखते हैं कि पैंटसिर कार्य ठीक से नहीं करता क्योंकि उसमें कई तकनीकी समस्याएं हैं जिन्हें प्रतिबंधों के कारण हल नहीं किया जा सकता। वे इन समस्याओं को आंशिक रूप से ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए इस सबसे सामान्य और बुनियादी ड्रोन रोधी साधन को छोटे दायरे में टावरों और इमारतों की छतों पर तैनात कर रहे हैं, लेकिन ऐसी कोशिशों से दक्षता में सुधार नगण्य है। अब यूक्रेनी सैन्य साइट मिलिटारनी का एक विश्लेषण उस बयान के दूसरे हिस्से का कुछ हद तक खंडन करता है। यूक्रेन के बड़े हमले के बाद मॉस्को की वायु रक्षा प्रणाली के हालिया विश्लेषण में वे रिपोर्ट करते हैं कि पैंटसिर 2 मुख्य प्रकार की वायु रक्षा स्थितियों में स्थापित किए गए हैं। मिट्टी के तटबंध जिनमें कंक्रीट पैड और धातु टावर होते हैं, जहां सिस्टम को क्रेन से उठाया जाता है। वे कहते हैं कि इन सिस्टम्स को जमीन के स्तर से ऊपर उठाने से रडार क्षितिज बढ़ जाती है और कम ऊंचाई वाले छोटे लक्ष्यों का पता लगाने और उन्हें निशाना बनाने की क्षमता बेहतर हो जाती है। क्या इससे वास्तव में उनकी प्रभावशीलता में सुधार हुआ है? यह इस समय किसी भी निश्चितता के साथ पता लगाना मुश्किल है। रायबार पैंटसिर को अप्रभावी मानने से इनकार करते हैं। जून पिछले साल उन्होंने लिखा, SMO यानी विशेष सैन्य अभियान से पहले उनकी सभी ने आलोचना की थी। युद्ध अनुभव के सुधारों के बाद यह प्रणाली बहुत प्रभावी और संभवतः सबसे सफल रूसी वायु रक्षा प्रणाली बन गई है, जो ड्रोन को भी गिरा रही है। वे पैंटसिर के नए मिसाइल कॉन्फ़िगरेशन की ओर इशारा करते हैं, जिसमें 48 मिनी मिसाइलें खासतौर पर ड्रोन झुंडरोधी अभियानों के लिए है। इसे दक्षता का सबूत मानते हैं और पैंटसिर SMDE वेरिएंट की शुरुआत को भी। ये इस प्रणाली का मिनी वर्जन है जो स्थिर वस्तुओं की सुरक्षा के लिए छोटी मिसाइलें इस्तेमाल करता है। हालांकि ये विकास तकनीकी पिछड़ापन नहीं लगते, लेकिन ये नए और अभी भी दुर्लभ सिस्टम असलियत में कैसे प्रदर्शन करते हैं, ये अब भी एक खुला सवाल है। एक बात तो तय है, यूक्रेन रूस की वायु रक्षा प्रणालियों की संख्या व्यवस्थित रूप से कम कर रहा है, जिसे अबोस सोरोवेटेल ने चौथे कारण के रूप में बताया। रूसी कब्जा बल हर महीने कई वायु रक्षा इकाइयां खो रहे हैं, लेकिन वे कुछ ही बना सकते हैं। रायबार के अनुसार नुकसान की भरपाई नुकसान के मुकाबले काफी पीछे है और रूस की वायु रक्षा संपत्तियां हर महीने घट रही हैं। यूक्रेनी सेना के आंकड़े उनकी बात साबित करते हैं। OSINT विश्लेषक काइल ग्लेन द्वारा आधिकारिक यूक्रेनी आंकड़ों के विश्लेषण के अनुसार जनवरी से मार्च के अंत तक यूक्रेन ने 85 वायु रक्षा उपकरणों पर प्रहार किया, जिसमें सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणालियां और रडार प्रणालियां शामिल हैं। ये 2025 में दर्ज क्षति दर से 3 गुना अधिक है। ग्लेन के अनुसार ये वृद्धि पिछले 3 महीनों से करीब 240% ज्यादा है। उनके अनुसार यह लगभग निश्चित है कि 2026 में यूक्रेनी लंबी दूरी के हमलों की बढ़ी प्रभावशीलता का कारण यही है। कील संस्थान के अनुसार 2025 की शुरुआत तक रूस हर महीने 4 मध्यम और लंबी दूरी की वायु रक्षा प्रणालियां और 14 कम दूरी की वायु रक्षा प्रणालियां बना रहा था। रूस ने उस साल S-400 के पुर्जों का उत्पादन बढ़ाया, लेकिन वे उन्नत वायु रक्षा प्रणालियां जिस रफ्तार से नष्ट हो रही है, उतनी तेजी से उनका उत्पादन नहीं हो पा रहा है। इन सब बातों को जोड़कर देखें तो आप साफ देख सकते हैं कि व्यावहारिक रूप से क्यों रूसियों ने 1000 यूक्रेनी ड्रोन रोजाना मॉस्को में आतंक मचाने की संभावना को लेकर घबराना शुरू कर दिया है। लेकिन इसमें एक मनोवैज्ञानिक पहलू भी है और तर्क दिया जा सकता है कि यह लंबे समय में और भी विनाशकारी साबित होगा। बगी का कहना है कि मॉस्को हमलों से रूसियों का उन्हें सुरक्षित रखने की पुतिन की क्षमता पर भरोसा टूटा है। वह समझाती है कि मॉस्को ऐसे लोगों से भरा हुआ है जो युद्ध को बढ़ावा देते हैं। हो सकता है कि वे युद्ध का विरोध न करें, लेकिन वे घबरा सकते हैं और स्पष्टीकरण मांग सकते हैं। वे पूछ सकते हैं कि वायु रक्षा विफल क्यों हुई, हवाई अड्डे बाधित क्यों हुए, राज्य ने चेतावनी क्यों नहीं दी, और वीडियो देखने के बाद भी
अधिकारियों ने सब कुछ नियंत्रण में क्यों कहा। एक सत्तावादी व्यवस्था के लिए यह दूर दराज के आम लोगों के दुख से कहीं ज्यादा मायने रखता है। क्रेमलिन अपने ही सत्ता तंत्र के आसपास की बेचैनी नजरअंदाज नहीं कर सकता, बगी लिखते हैं। बगी का कहना है कि इन हमलों ने रूसी प्रचार की उस भ्रांति को तोड़ दिया है कि रूस जीत रहा है। जब तक युद्ध दूर था यह कारगर था, वह लिखती है, लेकिन मॉस्को पर ड्रोन हमले विरोधाभास लाते हैं। अगर रूस जीत रहा है तो मॉस्को पर हमले क्यों हो रहे हैं? अगर यूक्रेन असफल राज्य है तो वह परमाणु शक्ति की राजधानी क्षेत्र तक कैसे पहुंच रहा है? अगर सेना रोज आगे बढ़ रही है तो रूस में तेल संयंत्र, हवाई पट्टियां, फैक्ट्रियां और हवाई अड्डे क्यों निशाना बन रहे हैं? वो कहती है कि यूक्रेनी ड्रोन का मॉस्को पर हमला केवल सैन्य शर्मिंदगी नहीं है, यह मिथक की जड़ पर हमला करता है। ये आम रूसियों को इस पर सवाल उठाने पर मजबूर करता है कि उन्हें क्या बताया जा रहा है, अधिकारियों की बातों पर और सबसे बढ़कर खुद पुतिन की उस स्थिति और छवि पर जिसे पहले अजेय माना जाता था। जैसा कि बगी ने बताया, लंबे समय में मॉस्को पर ऐसे हमले जो सुरक्षा का भ्रम तोड़ते हैं अंततः पुतिन की सत्ता गिरा सकते हैं और रूस को घातक कदम उठाने के लिए मजबूर कर सकते हैं। ये बुनियादी मनोविज्ञान है। डरे हुए लोग ज्यादा सुरक्षा चाहते हैं और जितना ज्यादा वे डरते हैं उतना ही ज्यादा वे जिस चीज को सुरक्षा मानते हैं वह अक्सर तर्कहीन हो जाती है। लेकिन अब जैसा कि बगी ने बताया, रूस में देश के धड़कते दिल पर यूक्रेन के बढ़ते हमलों का असर युद्ध खत्म करने के लिए बातचीत की मांगे पैदा नहीं कर रहा, बिल्कुल उल्टा हो रहा है। मॉस्को में और वास्तव में पूरे देश में माहौल काफी सख्त हो गया है, चाहे वो आम जनता हो या उच्च वर्ग। खतरा बढ़ रहा है कि सब कुछ परमाणु टकराव में बदल सकता है। प्रोफेसर सर्गेई कारागानोव जैसे कठोर विचारधारा वाले लोग रूस से यूक्रेन पर कुछ सामरिक परमाणु हथियार गिराकर अपनी प्रतिरोधक क्षमता बहाल करने की मांग कर रहे हैं। क्या इससे नाटो के साथ पूरी तरह से परमाणु युद्ध छिड़ जाएगा या वास्तव में किसी तरह की प्रतिरोधक क्षमता बहाल होगी? ये बहस का विषय है। जो बहस का विषय नहीं है वो ये है कि हाल ही में वो यूक्रेन के लिए ड्रोन उत्पादन में शामिल यूरोपीय देशों पर हमलों की मांग कर रहे हैं। पहले वह कहते हैं कि उन पर पारंपरिक हथियारों से हमला किया जाना चाहिए। अगर इससे वे होश में नहीं आते तो फिर उन पर परमाणु हमला किया जाना चाहिए। करगानोव आम विद्वान नहीं है। वह 1980 के दशक से सोवियत और रूसी राष्ट्रपतियों के सलाहकार हैं और पुतिन के आंतरिक घेरे के बाहर सबसे प्रभावशाली लोगों में शामिल हैं। वह पुतिन के आंतरिक घेरे से सिर्फ इसलिए बाहर हो गए क्योंकि उनका रुख पुतिन की तुलना में कहीं ज्यादा कठोर था। 2 साल पहले अधिकांश रूसी अभिजात वर्ग पुतिन के अधिक क्रमिक दृष्टिकोण के पक्ष में था। अब वह दावा करते हैं कि उनके विचारों के पक्ष में स्पष्ट बहुमत है। रूसी मीडिया और सोशल मीडिया को देखकर जैसा बागी अनुमान लगाते हैं, लगता है कि आबादी का मूड भी वैसा ही है। मांग है कि उन्हें सख्त सजा मिले और सबक सिखाया जाए, आत्मसमर्पण न किया जाए। पुतिन ने भी वैसा ही जवाब दिया। पिछले हफ्ते यूक्रेनी हमले में रूस के कब्जे वाले लुहांस्क के स्टारोबेल्स्क में एक कॉलेज हॉस्टल पर हमला हुआ, जिसमें 21 छात्रों की मौत और दर्जनों घायल हुए। रूसियों का कहना है कि हमला जानबूझकर किया गया। रूस ने युद्ध शुरू होने के बाद कीव समेत कई क्षेत्रों पर सबसे बड़ा हमला किया, जिसमें लगभग पूरे शहर को निशाना बनाया गया। रूसी विदेश मंत्रालय ने कहा कि स्टारोबेल्स्क हमले से रूस का सब्र खत्म हुआ और कीव पर हमला कहीं ज्यादा भारी हमलों के एक नए दौर की बस शुरुआत है। उसने विदेशी दूतावासों के कर्मचारियों को शहर छोड़ने और लोगों को प्रशासनिक व सैन्य ठिकानों से दूर रहने की सलाह दी। इसके जवाब में ज़ेलेंस्की ने दृढ़ रहते हुए और भी ज्यादा लंबी दूरी के हमलों का वादा किया है। ये देखना बाकी है कि क्या रूस झांसा दे रहे हैं, क्या उनके पास यूक्रेन को गंभीर रूप से कमजोर करने की पारंपरिक शक्ति है, या फिर पुतिन, या अगर उन्हें हटाया गया तो जो भी उनके बाद आएगा वो बड़ा लाल बटन दबाने को तैयार है या नहीं। लेकिन निश्चित रूप से ऐसा लगता है कि पिछले कुछ वर्षों में युद्ध की जो धीमी और थकाऊ प्रकृति थी वह अब बहुत तेजी से किसी और भी ज्यादा खतरनाक चीज में बदल सकती है। हम निश्चित रूप से घटनाक्रम पर करीबी नजर रखेंगे और आपको अपडेट करते रहेंगे, तो सब्सक्राइब बटन दबाएं ताकि आप कुछ भी मिस ना करें। इस बीच अगर वाकई में हमें एक पूर्ण पैमाने के परमाणु युद्ध का सामना करना पड़ रहा है तो इस वीडियो को देखें, जिसमें अमेरिका में सबसे अच्छे स्थान बताए गए हैं जहां आप उसके गुजरने तक सुरक्षित रह सकते हैं। और देखने के लिए धन्यवाद।